हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल बायो स्टेशन में। और आज हम फिर आपके सामने एक नए टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये 9th और 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और नीट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। और बायोलॉजी का जो बेस स्टार्ट होता है वो इसी टॉपिक से स्टार्ट होता है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज नोन एज द सेल या साइटोलॉजी। ठीक है, देखिए हम आज डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल। सबसे पहली बात आती है कि जो सेल है इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या क्रिएट होती है। डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो मैं आपको देखिए एरो बना के समझा रहा हूं यहां पे कि सेल जो है एक स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो मीन्स कहने का यह है कि जो कोशिका है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत इकाई है। तो मतलब आप यहां पर समझेंगे कि बेसिकली हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का जो सबसे जो छोटा पार्ट रहेगा दैट इज नोन एज द सेल, और हमारे बॉडी को जो सबसे बड़े पार्ट क्रिएट करने के अंदर जो मेन रोल जो फॉलो करेगा दैट इज ऑल्सो नोन एज द सेल। तो मीन्स कहने का ये है कि किसी भी एक जो लिविंग बॉडी है दैट इज मेड फ्रॉम द सेल। यहां तक बात अपनी क्लियर है। अब इस टॉपिक को इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं जरा इसकी ब्रांच के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। ब्रांच की अगर मैं बात करता हूं तो जनरली जब मैं ब्रांच की बात कर रहा हूं यहां पे ब्रांच इन द सेंस शाखा, तो ब्रांच से फर्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है द स्टडी ऑफ द सेल। एक ऐसी ब्रांच जो हमको बेसिकली सेल के बारे में स्टडी कराती है, बताती है, दैट इज नोन एज साइटोलॉजी। दैट इज नोन एज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो वर्ड है ये बना है दो वर्ड से, जिसको बोलते हैं काइटोस एंड लॉगस। इसमें काइटोस का जो मतलब है उसको हम रखते हैं सर होलो में, और लॉगस को हम रखते हैं स्टडी में। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का यह है कि आप होलो से यहां पे मतलब समझ सकते हैं खाली बर्तन, खाली पात्र। एक ऐसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एक ऐसी चीज के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं दैट इज कंप्लीटली होलो, कंप्लीटली जो है बिल्कुल खाली है। यहां तक बात आपको समझ में आनी चाहिए। साइटोलॉजी के अंदर हम सेल के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, यहां तक बात ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, जनरली एक नाम से और इसको हम बोलते हैं एंड दैट इज नोन एज द सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर आप करते तो स्टडी सेल से रिलेटेड ही है, द स्टडी ऑफ द सेल एंड देयर वर्किंग। तो मीन्स कहने का क्या रहा सर, मीन्स कहने की बात यह है कि सेल जो है वो किस तरीके से वर्किंग करती है, क्या उसके पास में प्रोसेसेस अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से वो एक कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उन सब के बारे में डिस्कशन हम करते हैं इन द सेल बायोलॉजी। और ना केवल सेल बायोलॉजी में हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसके अलावा जो सेल की फिजियोलॉजी है, यानी कि जो कोशिका की जो कार्यकी है, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, इसके अलावा इसकी जो आनुवांशिकी है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं इन द सेल बायोलॉजी। तो हमने यहां पर क्या डिस्कस किया, पहले हमने डिस्कस किया कि सेल की जो डेफिनेशन है वो क्या है, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड बात यहां पर यह आती है कि कौन सी जो ब्रांच है वो हमको इसके बारे में नॉलेज वो देती है। फर्स्ट में ब्रांच की यहां पर डिस्कशन करूंगा, द स्टडी ऑफ द सेल दैट इज नोन एज द साइटोलॉजी। इसको हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। साइटोलॉजी जो है ये काइटोस प्लस लॉगस से डेवलप हुआ है, जिसके मीन्स होता है होलो प्लस में स्टडी। कुछ बुक काइटोस में सेल भी बताती है, ठीक है। और सेकंड है सेल बायोलॉजी, जिसके अंदर आप सेल और उसके वर्किंग के बारे में डिस्कशन करते हैं, किस तरीके से वो कार्य करती है। और ना केवल आप इसके वर्किंग के बारे में, आप उस कोशिका के कार्य की, आप जैव रसायनिकी
और आनुवंशिकी के बारे में भी कोशिका से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड डिस्कस यहां पर करते हैं। अब बात यहां पर ये आती है कि जो ये वर्ड है सेल, ये कहां से ओरिजिन हुआ है। ओरिजिन की मैं बात करता हूं तो ये ओरिजिन हुआ है, ओरिजिन ऑफ सेल वर्ड। देखिए एक्चुअल में जो ओरिजिन हुआ है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है सेला से, और सेला को अपन बोलते हैं सर क्या, स्मॉल होलो स्पेस, जो बाद में कन्वर्ट होकर एक्चुअल में यूज आया एज अ सेल। तो मींस कहने का ये है कि सेला, दोज वर्ड, सेला एक ऐसा वर्ड था, बेसिकली दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द वर्ड ऑफ सेल, जिसने सेल जो वर्ड यहां पर दिया। ठीक है, यहां तक बात। ये तो हमने बात की इनके ब्रांचेस के बारे में। अब बात यहां पर आती है कि बेसिकली कौन से जो इसके फंक्शंस हैं, कौन सी इसकी स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एक मेन रोल फॉलो करती है। देखिए, ठीक है, यहां तक आप नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए अभी आपने कहा था कि बेसिकली जो सेल है, आपने अभी ये कहा कि बेसिकली वो फॉलो करती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। बात पे ध्यान देंगे अच्छे से, ठीक है। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस टॉपिक के अंदर एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। यहां तक बात। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो उसके लिए से कोई ना कोई फंक्शन करना पड़ेगा, और बेसिकली सेल के पास में फंक्शन करने की अगर मैं बात करता हूं तो इसके पास में एक पावर होती है, दैट इज नॉन एज डिवीजन पावर, जिसको आप बोलते हैं सर क्या, विभाजन, विभाजन करने की क्षमता, डिवीजन पावर। और इस डिवीजन पावर को, किसकी डिवीजन पावर को, सेल की डिवीजन पावर को, इस डिवीजन पावर को, इस विभाजन करने की क्षमता का जो डिपेंडेंसी है किस पर निर्भर करता है, वो डिपेंड करता है सेल के पास में अवेलेबल न्यूक्लियस के ऊपर, जिसको आप बोलते हैं केंद्रक। मैं दोनों मीडियम को साथ में लेकर चल रहा हूं, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम को। न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस के ऊपर एक्चुअल में इसका डिवीजन का कंट्रोल करने का प्रोसेस अवेलेबल है। यानी कि सेल का जो डिवीजन होगा वो डिवीजन दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द न्यूक्लियस, केंद्रक पर निर्भर होगा। और बेसिकली ये न्यूक्लियस जो है ये सेल के डिवीजन को कंट्रोल करता है। इस वजह से हम इसको कुछ निकनेम्स देते हैं, और निकनेम के तौर पर हम इसको बोलते हैं कंट्रोलर, ठीक है, मैनेजर, ठीक है, ऑफ द सेल, ऑफ द सेल। तो मतलब कहने का क्या रहा सर, मतलब कहने का ये रहा कि आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर जो केंद्रक है वो कोशिका का नियंत्रक और कोशिका का प्रबंधक है, क्योंकि वो उस सेल के डिवीजन प्रोसेस को कंट्रोल करता है। यहां तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। इसी के अलावा किसी भी न्यूक्लियस के पास में, मैं यहीं से ले रहा हूं एरो बनाकर, डीएनए अवेलेबल होता है, और डीएनए का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी एक डिवीजन के अंदर जेनेटिक्स को फॉलो करने में। और डीएनए को इसी वजह से अपन एक अदर नेम से जानते हैं, और अपन इसको बोलते हैं सर क्या, मास्टर मॉलिक्यूल। एंड बेसिकली मास्टर मॉलिक्यूल क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रोल है इन द जेनेटिक पार्ट। यहां तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। अभी मैं स्ट्रक्चर पर नहीं आया हूं, मैं केवल फंक्शन पे चल रहा हूं। अब बात यहां पर ये आती है कि सर हमने पहले पढ़ा हुआ है कि बैलेंस डाइट जो है, यानी कि संतुलित जो भोजन है, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बेसिक जो हमारा रूटीन है उसके अंदर। और हम उस रूटीन के अंदर कुछ फूड्स को रखते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, लिपिड है, मिनरल्स है। लेकिन उसके अंदर एक ऐसा पार्ट है जो कहीं ना कहीं पर इस सेल डिवीजन के अंदर बहुत बड़ा रोल फॉलो करता है। मैं यहीं से एरो ले रहा हूं, एरो पे ध्यान देंगे आप। और उस न्यूट्रिएंट का नाम है सर प्रोटीन। क्या नाम है? प्रोटीन। और प्रोटीन जो है वो किसी भी डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए, कोशिका के विभाजन के लिए एक बहुत बड़ा रोल फॉलो करता है। इसलिए कहीं ना कहीं पर आप बोल सकते हैं इसको कि बेसिक पार्ट
ऑफ द सेल, क्योंकि कोई भी जो सेल है, कोई भी जो कोशिका है, वो कोशिका को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम होगी। अब आगे पढ़ेंगे भी, न्यूक्लियोलस है, राइबोसोम है, कि किस तरीके से प्रोटीन को मेंटेन किया जाता है। लेकिन अगर मैं यहां पर अभी केवल इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि प्रोटीन जो है ये एक बहुत बड़ा रोल फॉलो करता है इन द सेल डिवीजन। बात आपको समझ में यहां तक आ गई होगी, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या बोला है, बेसिक पार्ट ऑफ द बॉडी। यहां तक बात ठीक है। अब आगे डिस्कशन होता है कि सर इसने डिवीजन कर लिया, अब आगे क्या होगा, किस तरीके से ये जो है स्ट्रक्चर जो है क्रिएट करेगी। अब मैंने फंक्शनल वाला जो कंप्लीट पोर्शन था वो आपको समझा दिया। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब अपन किस पे आते हैं, नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट कौन सा है, स्ट्रक्चर। अभी आपने कहा कि सर डिवीजन किया, डिवीजन कैसे किया, बिकॉज दे हैव न्यूक्लियस, उसके पास केंद्रक था। और बेसिकली उसने डिवीजन जब किया तो 101% कोई ना कोई वहां पे चेंजेस होंगे। चेंजेस से मेरा मतलब क्या है, अगर अपन ह्यूमंस की बात करें, किसी भी एनिमल की बात करें, तो कहीं ना कहीं पर जैसे कि एक छोटा सा बेबी होता है, देन बिकम जो बेसिकली एडल्ट है, ओल्ड एज है, एक्सेट्रा है, तो कहीं ना कहीं पर उसकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, सेल का उसका एक बहुत बड़ा रोल है। अभी आपने कहा कि सर सेल डिवीजन करती है, डिवीजन करने के बाद में कोई ना कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, और वो स्ट्रक्चर मैं यहां पर लिख रहा हूं। एक सेल थी सर, सेल ने आफ्टर द डिवीजन प्रोसेस स्ट्रक्चर क्रिएट की, दैट इज नोन एज द टिश्यू, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं उत्तक। टिश्यू जो थे, द ग्रुप्स ऑफ द टिश्यू, इन्होंने मिलकर बनाया ऑर्गन, जिसको आप बोलते हैं अंग। ऑर्गन जो थे उन्होंने मिलकर बनाया आपस में ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपका डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि आप इसको हिंदी में बोलते हैं रक्त परिसंचरण, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, ऐसे बहुत सारे। और ऑर्गन सिस्टम से जाकर बनती है आपकी बॉडी। तो मतलब कहने का यह है कि किसी भी एक बहुत बड़ी जो बॉडी है, चाहे वो इस अर्थ का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म हो चाहे सबसे छोटा हो, कहीं ना कहीं पर सेल का एक बहुत बड़ा रोल है फॉर द मेकिंग देयर स्ट्रक्चर। बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। फिर दूसरी बात यहां पर यह आती है कि अगर सेल के पास ये सारी चीज पॉसिबिलिटीज कब हुई, व्हेन दे हैव डिवीजन पावर। और डिवीजन कब हुआ, जब उसके पास में क्या अवेलेबल था, न्यूक्लियस अवेलेबल था। अब आप कहेंगे कि सर एक्चुअल में इस अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो छोटे भी होते हैं, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो सर बड़े भी होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करता हूं तो जनरली कहीं ना कहीं पर न्यूक्लियस का वहां पर एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। देखिए, सेल अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस, केंद्रक के आधार पर जो कोशिकाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, जनरली अगर मैं बात करूं तो हम दो की बात करते हैं यहां पे, जिसमें से एक तो आती है प्रोकैरियोटिक, और एक आती है कौन सी, यूकैरियोटिक। देखिए बात पर ध्यान देंगे आप, प्रोकैरियोटिक जो सेल है इसको कहीं ना कहीं पर आप डिवाइड करते हैं प्रो और प्लस में कैरियन, ठीक है, जबकि आप इसको डिवाइड करते हैं यू प्लस में कैरियन। अब बात यहां पर आती है इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर। डिफरेंस यहां पर यह है, प्रो का मतलब जो है यहां पर है प्रिमिटिव, वेल डेवलप्ड जो चीज नहीं है, और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। मतलब कहने का यह है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उन सेल्स के पास में एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस अवेलेबल नहीं होता। बात क्लियर है। जबकि अगर मैं यूकैरियोन्स की बात करता हूं, दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, और किसी के पास जितना ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस अवेलेबल होगा वो उतनी ही एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होगी। बात क्लियर है। उनके पास में उस वर्क को करने के लिए सेपरेट जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, शरीर के अंगक हैं, वो उसके पास में अवेलेबल होंगे। यहां तक बात आप क्लियर है। अभी हम जब आगे चढ़ेंगे तब उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंशिएशंस क्या होते हैं सर, ठीक है। अभी आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अब बात यहां पर ये आती है
कि फादर ऑफ, जो साइंटिस्ट का कोई रिलेशन है क्या इनसे, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, ठीक है। और ये क्रेडिट अपन देते हैं एक साइंटिस्ट को जिसका नाम था सीपी स्वेंसन। बात समझ में आती है, सीपी स्वेंसन। और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, और इनका जो नेम है वो नेम है एके शर्मा, ठीक है। तो मीन्स कहने का ये है कि कहीं ना कहीं पर ये जो साइंटिस्ट है इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है, दे आर रिलेटेड टू साइटोलॉजी। बात समझ में आती है। काफी बुक में इसका सेंटर भी बताया हुआ है, द सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद, ठीक है। लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यहां तक है। हमने आज के जो लेसन में डिस्कस किया है द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल। हम धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप चलेंगे और एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा हमारा फाउंडर ऑफ द सेल। कौन कौन से जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को फाइंड आउट किया, कैसे किया, कहां पर किया और किससे किया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो टॉपिक है आपका, इसको आप सीरीज से नोट डाउन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये आपका लेक्चर फर्स्ट है और इसके अंदर हम कंप्लीट जो सेल बायोलॉजी है वो फिनिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।